क्वेश्चन नंबर 1 है, नर जनन तंत्र स्थित होता है। नर जनन तंत्र स्थित होता है। ऑप्शन है श्रेणी क्षेत्र में, वक्ष क्षेत्र में, पृष्ठ क्षेत्र में, नन ऑफ दीज। नर जनन तंत्र हो या मादा जनन तंत्र, ये दोनों पेल्विक कैविटी अर्थात श्रेणी क्षेत्र में, कहाँ पे, श्रेणी क्षेत्र में स्थित होते हैं। नर जनन तंत्र कहाँ स्थित होते हैं? श्रेणी क्षेत्र में। नर जनन तंत्र श्रेणी क्षेत्र में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर का प्रमुख जनन अंग है। नर का प्रमुख जनन अंग है। नर का प्रमुख जनन अंग जो है वह आपको वृषण अर्थात टेस्टिज। नर का प्रमुख जनन अंग कौन सा? वृषण अर्थात टेस्टिज। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र से संबंधित है। नर जनन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन है वृषण, अधिवृषण, जनन ग्रंथियां, इनमें सभी। वृषण जिसे टेस्टिज कहते हैं, ये मेल का सबसे प्रमुख जनन अंग है। दूसरा है अधिवृषण जिसे एपिडिडाइमिस कहते हैं, इसमें स्पर्म कलेक्ट होता है। और ये जनन ग्रंथियां विभिन्न प्रकार के, है ना, सेक्स से संबंधित हार्मोन्स का स्राव करते हैं। ये तीनों आपको नर जनन तंत्र से ही संबंधित है। ऑप्शन डी सही होगा इनमें सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक जनन अंग है? जो सबसे प्रमुख जनन अंग है उसे ही प्राथमिक जनन अंग बोला जाता है। सबसे प्रमुख जनन अंग को ही प्राथमिक जनन अंग बोला जाता है। तो निम्नलिखित में कौन प्राथमिक जनन अंग है? तो वो हो जाएगा वृषण अर्थात टेस्टिज। वृषण अर्थात टेस्टिज ये मेल का प्रमुख जनन अंग है और इसे ही प्राथमिक जनन अंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण कोश अर्थात इसे इंग्लिश में स्क्रोटम कहेंगे, स्थित रहता है। वृषण कोश क्या है? एक थैलीनुमा रचना है जिसके अंदर एक जोड़ी टेस्टिज पाई जाती है। वृषण कोश जो है ये आपको स्थित रहते हैं उदर गुहा के बाहर। कहाँ स्थित होते हैं? उदर गुहा के बाहर। ऑप्शन सी राइट है। वृषण कोश उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। क्वेश्चन 6 है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन, देखिए जैसे नर हार्मोन है मनुष्यों में अर्थात मेल में जो है सबसे प्रमुख रचना जो जनन से संबंधित है वह है वृषण, जिसे इंग्लिश में टेस्टिज बोला जाता है। टेस्टिज, वृषण को इंग्लिश में टेस्टिज बोला जाता है। ये मेल का प्रमुख जनन अंग, मेल का अर्थात ये क्या कहलाएगा? नर का प्रमुख है ना, या प्राथमिक भी कह सकते हैं। प्राथमिक जनन अंग है, प्रमुख या प्राथमिक जनन अंग है। और ये जो है वृषण क्या क्या उत्पन्न करते हैं? नर युग्मक। क्या उत्पन्न करेंगे? नर युग्मक। इसे इंग्लिश में मेल गेमेट यानी स्पर्म भी कहेंगे। मेल नर युग्मक अर्थात इसे हम क्या बोलेंगे? स्पर्म। स्पर्म की उत्पत्ति करती है। साथ में नर हार्मोन की भी ये उत्पत्ति करते हैं। नर हार्मोन का भी ये उत्पत्ति करते हैं। तो क्वेश्चन है 6 का, नर हार्मोन्स उत्पत्ति कहाँ से? नर हार्मोन्स का नर युग्मक अर्थात स्पर्म और नर हार्मोन्स अर्थात एंड्रोजेंस, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? वृषण से। कौन करता है? वृषण। कौन करता है? वृषण। वृषण। ऑप्शन सी सही है। वृषण अर्थात टेस्टिज। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सहायक जनन अंग है? सहायक जनन अंग, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से प्रमुख अंग है ना? सबसे प्रमुख तो आपको वृषण है। जो वृषण है वह सहायक नहीं, वो प्राथमिक होता है। ये आपका प्राथमिक जनन अंग है ना? प्राथमिक या प्रमुख जनन अंग। प्राथमिक या प्रमुख जनन अंग किसका? मेल का। इसको छोड़ दें, शेष जितना सारा अंग आएगा सब के सब आपको सहायक अंग में आ जाते हैं। सहायक अंग में आ जाते हैं। तो सहायक अंग में कौन कौन है? जो ये वृषण टेस्टिस से जुड़ी हुई जो नली है उसमें नर जनन वाहिनियां हम कहेंगे। क्या बोलेंगे? नर जनन वाहिनियां। इस वाहिनियां के अंतर्गत 2 नली आती है, एक है भास डिफरेंस और एक है भास डिफरेंसिया। भास डिफरेंस और भास डिफरेंसिया है।
दूसरा जो है वह है आपको अधिब्रीसन, जिसे इपिडिडाइमिस भी कहते हैं। अधिब्रीसन, अधिब्रीसन, इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस। नेक्स्ट ऑर्गन्स जो आपको आ जाते हैं अधिब्रीसन के अलावे, वह आपको शुक्राशय, जिसे सेमिनल वेसिकल्स कहा जाता है, शुक्राशय। और पांचवा जो है आपको अंग में वह आता है स्खलन नलिका, जिसे इजैकुलेटरी डक्ट भी कहा जाता है, स्खलन नलिका। इसके अलावा आपको अन्य अंगों में वृषण कोश हो गया, वृषण कोश, वृषण कोश जिसे स्क्रोटम कहा जाएगा, स्क्रोटम बोला जाता है। और आपको एक पे है मूत्र मार्ग हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, पेनिस जिसे शिश्न बोला जाता है। ये सब के सभी ऑर्गन्स आपको सहायक अंगों में आते हैं। प्राथमिक जननांग में सिर्फ वृषण। इन सब नामों को याद रखेंगे, क्यों? ये नर में पाए जाते हैं और ये सब नर के सहायक जनन अंग है। नर जनन वाहिनियां अधिवृषण, शुक्राशय, स्खलन नलिका, वृषण कोश, है ना, शिश्न, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है ना, ये सब के सब कौन सा? सहायक। प्रमुख या प्राथमिक पूछेगा तो ओनली फॉर टेस्टिज अर्थात वृषण। शेष बाद बाकी क्या होगा? सहायक जनन अंग आएंगे। तो निम्नलिखित में कौन सहायक जनन है? शिश्न अर्थात पेनिस, मेल का ही है। अधिवृषण जिसे एपिडिडाइमिस, शुक्राशय जिसे सेमिनल वेसिकल्स कहेंगे। ये सब के सब सहायक जनन अंग हैं। ऑप्शन डी राइट है, ऑप्शन डी सही है इनमें सभी। क्वेश्चन 8 है वृषण द्वारा उत्पन्न नर युग्मक। वृषण के द्वारा जो नर युग्मक उत्पन्न होता है वह क्या कहलाएगा? स्पर्म। इंग्लिश में स्पर्म, हिंदी में शुक्राणु। इंग्लिश में स्पर्म, हिंदी में शुक्राणु, हिंदी में शुक्राणु। वृषण द्वारा उत्पन्न नर युग्मक कौन सा? स्पर्म अर्थात शुक्राणु। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 9 है सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? ये जो टेस्टिज है ना, ये जो टेस्टिज है जिसे वृषण कहेंगे, इसमें 3 तरह की कोशिकाएं होती है। वृषण में कितने प्रकार की कोशिकाएं? 3 प्रकार की कोशिकाएं मौजूद हैं। एक टेस्टिज में आपको 3 प्रकार की कोशिकाएं मौजूद रहती है, जिन कोशिकाओं में से एक कोशिका आपको सर्टोली कोशिका भी है। वृषण में कितनी कोशिकाएं? 3 कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं मौजूद हैं वृषण में। वृषण में 3 प्रकार के वृषण के जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वह 3 हैं। पहला कोशिका है शुक्र जनन कोशिका, शुक्र जनन कोशिका, शुक्र जनन कोशिका। दूसरा जो सेल्स है, दूसरी जो कोशिकाएं हैं, उसका नाम आपको सर्टोली कोशिका, सर्टोली, सर्टोली कोशिका या सर्टोली सेल्स कह सकते हैं। और तीसरा जो है आपको वह है लेडिग कोशिका, लेडिग, लेडिग, लेडिग का एक और नाम है अंतराली, लेडिग या अंतराली कोशिका, लेडिग या अंतराली कोशिका, लेडिग। ये तीनों कोशिकाएं कहाँ पे? टेस्टिज से ही जुड़े हैं, टेस्टिज में पाए जाते हैं। सर्टोली कोशिका कहाँ पे? कहाँ पे? वृषण अर्थात टेस्टिज में। शुक्र जनन कोशिका ये भी टेस्टिज अर्थात वृषण में। लेडिग या अंतराली कोशिका ये भी वृषण अर्थात टेस्टिज में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? एक जो मेच्योर स्पर्म है, जो मेच्योर स्पर्म है, इस स्पर्म के ये जो शीर्ष भाग है, ये हेड वाले भाग, इस हेड पर एक टोपीनुमा रचनाएं पाई जाती है, एक टोपीनुमा रचनाएं पाई जाती है। इस टोपीनुमा रचना को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है एक्रोसोम। क्या बोला जाता है? एक्रोसोम, है ना। स्पर्म के शीर्ष भाग पर जो टोपीनुमा रचनाएं पाई जाती है उसको एक्रोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्रोसोम। शुक्राणु के कितने भाग? 3 भाग। शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, जिसमें ऊपर वाले सबसे जो है ये भी आपको शीर्ष अर्थात हेड हो गया। ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हिस्सा जो है ये मिडल पीस कहलाएगा, और ये वाला हिस्सा जो है ये वाला ये टेल कहलाएगा। एक स्पर्म के 3 हिस्से, कितने हिस्से? 3। एक हो गया हेड, दूसरा हो गया नेक और तीसरा हो गया टेल।
हेड, नेक और टेल, शीर्ष भाग, नेक भाग और टेल। जो शीर्ष भाग है उस शीर्ष भाग पर ही एक टोपी नुमा रचनाएं, ये टोपी नुमा रचना इसमें पाई जाती है। इस टोपी नुमा रचना को क्या बोला जाता है? एक्रोसोम कहते हैं। और ये बना किसका होता है? एक्रोसोम बना होता है गोल्गी इकाई का, याद रखेंगे। एक्रोसोम किसका बना होता है? गोल्गी इकाई का बना होता है। इसका काम क्या है? ये जो गोल्गी इकाई का बना है ये अंडाणु का भेदन करता है। किसका भेदन करता है? अंडाणु का भेदन। अंडाणु का भेदन कौन करता है? स्पर्म का कौन सा हिस्सा? तो हेड का कौन सा? एक्रोसोम, है ना। एक्रोसोम किसका बना होता है? गोल्गी इकाई का। गोल्गी इकाई का अंडाणु का भेदन कौन करेगा? एक्रोसोम। क्वेश्चन नंबर 10, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर जो टोपीनुमा संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, एक्रोसोम। एक्रोसोम, एक्रोसोम कहां पाई जाती है? स्पर्म के हेड पे, स्पर्म के हेड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोसोम निम्न में किसका समभाग है? एक्रोसोम निम्न में किसका संभाग है? अभी देखिए, ये स्पर्म का जो हेड हिस्सा है, स्पर्म के हेड, है ना, पर एक टोपीनुमा संरचना है जिसे क्या कहेंगे? एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है? स्पर्म के हेड का, स्पर्म के हेड का कैसी संरचना है? टोपीनुमा संरचना, टोपीनुमा संरचना है ये। स्पर्म के हेड का टोपीनुमा संरचना किसका बना होता है? गोल्गी इकाई का। किसका बना होता है? गोल्गी इकाई का। क्या कार्य करते हैं? अंडाणु का भेदन, अंडाणु का भेदन, अंडाणु का भेदन। क्वेश्चन है, एक्रोसोम निम्न में किसका संभाग है? तो स्पर्म के हेड का, स्पर्म शुक्राणु, हेड का सिर या शीर्ष, तो स्पर्म के सिर का किसका भाग है? मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के सिर का। ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन बी राइट, मानव शुक्राणु के सिर का भाग है कौन? एक्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, शिश्न का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है, क्या कहलाता है? पेनिस का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है, वह क्या कहलाता है? पेनिस की बात करें, पेनिस को हिंदी में बोलते हैं शिश्न, पेनिस को हिंदी में कहते हैं शिश्न। ये कैसा ऑर्गन है? मैथुन अंग है। नर का मैथुन अंग यदि पूछा जाएगा, नर का मैथुन अंग, तो वह पेनिस अर्थात शिश्न, अर्थात शिश्न। नर का मैथुन अंग पेनिस अर्थात शिश्न है। और ये जो पेनिस है इसके अगले हिस्सा को ग्लांस पेनिस कहा जाता है। इसका अगला हिस्सा, पेनिस का सबसे अगला हिस्सा को क्या बोलेंगे? ग्लांस पेनिस। अगला हिस्सा क्या कहलाएगा? ग्लांस पेनिस कहलाएगा, ग्लांस पेनिस। और इस ग्लांस पेनिस पर का त्वचा जो है ढीला होता है। कैसा त्वचा होता है? ढीली त्वचा के द्वारा ये ढका होता है। किस त्वचा के द्वारा? ढीली त्वचा से ये ढका होगा, ढीली त्वचा से ढका रहता है ना। ग्लांस पेनिस किस त्वचा से? ढीली त्वचा से ये ढका रहता है, जिसे प्रीप्यूस कहा जाता है। जिसे क्या बोलेंगे? प्रीप्यूस। क्या बोलेंगे? प्रीप्यूस। हिंदी में से अग्रछद भी बोला जाता है, अग्रछद, प्रीप्यूस या अग्रछद, प्रीप्यूस या अग्रछद बोला जाएगा, प्रीप्यूस या अग्रछद, है ना। क्या है? एक ढीली त्वचा है। तो क्वेश्चन है, शिश्न का अंतिम वर्धित भाग ढीली त्वचा से ढका होता है, क्या कहलाता है? वो आंसर क्या होगा? अग्रछद या प्रीप्यूस। क्या हो जाएगा? अग्रछद या प्रीप्यूस। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कोशिका मानव वृषण में शुक्राणु को पोषित करता है? कौन सी कोशिका, कौन सी कोशिका मानव वृषण में शुक्राणु को पोषित करता है? शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? टेस्टिज करता है। कौन करता है? टेस्टिज। आप जानते हैं शुक्राणु स्पर्म का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? टेस्टिज अर्थात, टेस्टिज अर्थात वृषण करता है। शुक्राणु का निर्माण कौन? वृषण करता है। और इस वृषण में 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, 3 प्रकार की। पहला है शुक्र जनन कोशिका,
शुक्र जनन कोशिका, जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी बोला जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। दूसरी जो कोशिकाएं हैं वह आपको सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। और तीसरी जो कोशिकाएं हैं वह है लेडिग कोशिका, लेडिग कोशिका, या इसको अंतराली कोशिका भी बोला जाता है, अंतराली कोशिका। शुक्र जनन कोशिका का काम है स्पर्म अर्थात शुक्राणु का निर्माण करना। किसका निर्माण? स्पर्म अर्थात शुक्राणु का निर्माण। और ये शुक्र जनन कोशिका कहाँ रहते हैं? शुक्र जनन नलिका में। कौन सी नलिका में? शुक्राणु जनन की जो नलिका है, शुक्र जनन नलिका, उसमें आपको शुक्र जनन कोशिकाएं रहती है जो शुक्राणु का निर्माण करता है। सर्टोली कोशिका जो है, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका ये भी आपको शुक्राणु अर्थात शुक्र जनन नलिका में ही रहती है। कहाँ रहती है? शुक्र जनन नलिका में। और ये जो पदार्थ बनाता है इससे शुक्राणु को पोषण मिलता है। शुक्राणु का पोषण कौन कोशिका? सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका क्या करते हैं? शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है, पोषित करता है। शुक्राणु को पोषित करने का काम कौन? सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका से जो द्रव पदार्थ रिलीज होता है वह शुक्राणु को पोषित करने का कार्य करता है। और तीसरा आपको लेडिग कोशिका, यह टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल का प्रमुख है ना नर हार्मोन कौन सा है? वह है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कौन कोशिका? लेडिग या अंतराली कोशिका। टेस्टिस में 3 कोशिका, शुक्रजनन कोशिका, सर्टोली कोशिका, लेडिग कोशिका। शुक्रजनन कोशिका क्या करेंगे? शुक्राणु का निर्माण। शुक्रजनन कोशिका को इंग्लिश में स्पर्मेटोगोनिया। सर्टोली कोशिका का इंग्लिश भी सर्टोली कोशिका, और ये शुक्राणु को पोषित करते हैं। और लेडिग जिसे अंतराली कोशिका भी बोला जाता है, ये टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन आपको, कौन सी कोशिका मानव वृषण में शुक्राणु को पोषित करता है? कौन सा कोशिका होगा पोषित करने वाले? शुक्र है ना। कौन सी कोशिका? कोशिका का नाम क्या? सर्टोली कोशिका। कौन सी कोशिका है? सर्टोली कोशिका। कौन सी कोशिका है? सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका क्या करेंगे? शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं, पोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? तो शुक्राणु का निर्माण करता है शुक्र जनन कोशिका। और कहाँ से? उस नली का नाम है शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका, ऑप्शन ए सही होगा। शुक्र जनन नलिका में 2 कोशिका रहते हैं, एक शुक्र जनन कोशिका, दूसरा सर्टोली कोशिका। शुक्र जनन कोशिका से स्पर्म अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है, और सर्टोली कोशिका से जो पदार्थ बनता है वह शुक्राणु को पोषित करता है। नेक्स्ट है, कौन सी कोशिका शुक्राणु का निर्माण करता है? तो शुक्रजनन कोशिका। कौन सी कोशिका? शुक्रजनन कोशिका क्या करेंगे? शुक्राणु का अर्थात स्पर्म का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? तो टेस्टिस से। टेस्टिस में 3 प्रकार की कोशिकाएं, शुक्रजनन कोशिकाएं, लेडिग कोशिका और सर्टोली कोशिका। शुक्रजनन कोशिका ही शुक्राणु का निर्माण करते हैं, और सर्टोली कोशिका जो पदार्थ बनाते हैं उससे शुक्राणु पोषित होता है। लेडिग कोशिका जो है वह नर हार्मोन अर्थात टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। तो लेडिग कोशिका कहाँ पे? लेडिग कोशिका वृषण में। तो नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से? वृषण से। कहाँ होती है? वृषण से होती है। नर हार्मोन अर्थात यदि टेस्टोस्टेरोन भी दे देगा तो वृषण, है ना। अभी क्वेश्चन रहेगा नर हार्मोन कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलेंगे? टेस्टोस्टेरोन, या इसे एंड्रोजन भी कह सकते हैं, या इसे एंड्रोजन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, शुक्रजनन नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिका को क्या कहते हैं? शुक्रजनन नलिका में 2 तरह की कोशिकाएं होती है, पहला शुक्रजनन कोशिकाएं और दूसरा सर्टोली कोशिका। शुक्रजनन कोशिका क्या करेंगे? स्पर्म शुक्राणु का निर्माण, और सर्टोली कोशिका क्या करते हैं?
जो पदार्थ बनाते हैं तथा शुक्राणु को पोषित करते हैं। शुक्राणु को पोषित करने वाले पदार्थ का निर्माण कौन कोशिका? सर्टोली कोशिका। क्वेश्चन है कि पोषक कोशिका क्या कहेंगे? जो कोशिका शुक्राणु को पोषित करे, अर्थात कौन सा कोशिका होगा? सर्टोली कोशिका। कौन सी कोशिका? सर्टोली कोशिका। ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन ए सही है। शुक्राणु शुक्र नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिका को क्या कहेंगे? सर्टोली कोशिका। क्वेश्चन 18 है, मानव वीर्य का पीएच है। मानव वीर्य का पीएच है तो ह्यूमन का जो सीमेन होते हैं, जो सीमेन होते हैं वह हल्का क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय होते हैं। कौन? सीमेन। सीमेन अर्थात जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे? वीर्य बोलेंगे। ये कैसा पदार्थ है? हल्का क्षारीय पदार्थ। और क्षारीय पदार्थ का पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 से अधिक, है ना? 7 से अधिक, मोर देन 7। यदि इसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक है और हल्का क्षारीय है तो 7 से हल्का थोड़ा सा ज्यादा देखना है ना? और 7 से कम हो तो अम्लीय, 7 से कम हो तो अम्लीय। ये कम है, अम्लीय रॉन्ग है। ये भी 7 से कम है, ये भी अम्लीय हो गया। ये 7 से अधिक है और ये भी 7 से अधिक है। बात है हल्का क्षारीय का। हल्का क्षारीय कौन होगा? 7.3 से 7.5, 7.3 से 7.5। ऑप्शन से सही है। क्वेश्चन 19 है, एक्रोसोम बना होता है। एक्रोसोम बना होता है। अभी आपने देखा एक्रोसोम किसे कहेंगे? स्पर्म का, शुक्राणु का जो हेड भाग है उस पर टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। और यह एक्रोसोम किसका बना होता है? गोल्जी काय से। किसका बना होता है? गोल्जी काय का। एक्रोसोम किसका बना है? गोल्जी काय। किसका बना? गोल्जी काय। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? जिसमें केंद्रक युक्त आनुवांशिक पदार्थ मतलब केंद्रक भी पाए जाते हैं। तो शुक्राणु की जो रचनाएं हैं, सबसे अगला हिस्सा हेड, है ना? उसके बाद बीच वाला मध्य भाग और सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है टेल कहलाते हैं। इसके बीच में केंद्रक होता है। शुक्राणु के मध्य में क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक पाई जाती है। इसी केंद्रक पे, है ना, आनुवांशिक पदार्थ भी मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ भी मौजूद होते हैं। तो किसी शुक्राणु के केंद्रक आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पे? ये वाला हिस्सा को बोलेंगे हेड। ये वाला कहेंगे मिडिल पीस, मिडिल पीस। और ये वाला हिस्सा को बोलेंगे टेल, है ना? टेल बोलेंगे। तो केंद्रक युक्त आनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाएगा? हेड में, अर्थात शीर्ष या सिर में। हेड, इसे शीर्ष या सिर भी कर सकते हैं। ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन भी सही है। सिर में केंद्रक भी पाए जाते हैं और आनुवांशिक पदार्थ भी रहते हैं। केंद्रक युक्त आनुवांशिक पदार्थ किस भाग में? हेड अर्थात सिर या शीर्ष में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 21, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस अंग में होता है? मानव अंग में शुक्राणु भंडारण किस अंग में होता है? तो शुक्राणु का निर्माण करता है टेस्टिज, है ना? और पोषण भी होता है उसी में। और उसके बाद ये आ जाते हैं अधिविरेचन अर्थात एपिडिडाइमिस में और यहीं पाकर ये अस्थायी रूप से जमा रहते हैं। तो शुक्राणु का भंडारण किस अंग में होगा? अधिविरेचन अर्थात एपिडिडाइमिस। अधिविरेचन अर्थात एपिडिडाइमिस में स्पर्म अर्थात शुक्राणु का भंडारण होता है, इसलिए इसे भंडारण अंग कहते हैं। नेक्स्ट है, शुक्राणु जनन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? शुक्राणु जनन किसके द्वारा, यानी किस हार्मोन के द्वारा ये नियंत्रित होते हैं? देखिए, शुक्राणु जनन में जो हार्मोन बनते हैं वो है FSH हार्मोन के द्वारा। कौन से हार्मोन? FSH हार्मोन के द्वारा। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये FSH हार्मोन का निर्माण कौन करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि अर्थात पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि अर्थात पीयूष ग्रंथि। FSH हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से? पिट्यूटरी अर्थात पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि के किस भाग से? अगले भाग से।
पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से FSH, क्योंकि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ये कई सारे हार्मोन्स का सीक्रेट्स करते हैं, कई सारे हार्मोन रिलीज करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्रंथि का जो अग्र भाग है उससे FSH हार्मोन रिलीज होगा, और ये जब आएंगे तो ये हार्मोन क्या करेंगे, शुक्राणु जनन का, शुक्राणु जनन अर्थात स्पर्म बनने की क्रिया का नियंत्रण करेंगे। शुक्राणु जनन का नियंत्रण कौन हार्मोन, FSH हार्मोन। कौन सा हार्मोन, FSH हार्मोन कहते हैं। साथ ही शुक्राणु जनन का नियंत्रण करते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन, मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन, मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन, मादा में कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज अर्थात श्रवण करेंगे। साथ ही अंडाशय, जब एस्ट्रोजन हार्मोन होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेंगे, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये मादा में जो फॉलिकल्स हैं, है ना, अंडाशयी फॉलिकल की वृद्धि करते हैं, अंडाशयी फॉलिकल्स की वृद्धि करते हैं, अंडाशयी फॉलिकल्स की वृद्धि करते हैं, जिससे क्या होंगे, जब यही अंडाशयी फॉलिकल्स वृद्धि कर जाते हैं तो वृद्धि करने के उपरांत ये ओवम अर्थात अंडाणु में परिणत होगा। एस्ट्रोजन हार्मोन किस में रिलीज होता है, फीमेल में, याद रखेंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्री में रिलीज होते हैं, स्त्री में रिलीज होते हैं, स्त्री में, है ना, पुरुषों में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन आपका है शुक्राणु जनन का नियंत्रण कौन सा हार्मोन, वो होगा FSH हार्मोन। कौन सा हार्मोन, FSH, ऑप्शन सी सही है। तो ऐसे पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथियां हैं। पुरुष में सबसे प्रमुख ग्रंथि में आपका हो गया वृषण अर्थात टेस्टिस, इसके अलावे 3 सहायक ग्रंथियां भी हैं, है ना, जो कि जोड़ा में रहते हैं। 3 जोड़ी सहायक ग्रंथियां हैं, जिसमें प्रोस्टेट ग्रंथि है, कोपर ग्रंथि और शुक्राशय है। कौन कौन ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, कोपर ग्रंथि, शुक्राशय से ग्रंथि, ये सभी अतिरिक्त जनन ग्रंथियां हैं किसकी, पुरुषों की। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही है। 24 है, कोशिकाएं जो एंड्रोजेंस का स्रवण करती है। आपने जाने टेस्टिस में 3 कोशिकाएं, पहला शुक्रजनन कोशिका स्पर्म का निर्माण, दूसरा सेरोटोली कोशिका स्पर्म को पोषण करना, और तीसरा है आपको लेडी कोशिका जो नर हार्मोन का अर्थात टेस्टोस्टेरोन, जिसे एंड्रोजन भी कहेंगे, एंड्रोजन का स्रवण कौन सा हार्मोन, कौन सा कोशिका करेंगे, वह लेडी कोशिका। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कौन करेंगे, लेडी कोशिका। लेडी कोशिका कौन हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। क्वेश्चन 25 है, शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है। शुक्राणु का मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, याद रखेंगे। शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया, मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी सही है।